वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर एनआईए ने बहुत बड़ा शिकंजा कसा है। दरअसल एनआईए ने अनमोल का मोस्ट वांटेड लिस्ट में नाम डाल दिया है। जी हां, अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख का इनाम एनआईए की तरफ से घोषित किया गया है। अनमोल लॉरेंस बिश्नोई का भाई है जो कि मोस्ट वांटेड लिस्ट में अब डाला गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं। ये भी बताते चले कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग में 700 से ज्यादा शूटर हैं और जय बलकारी उसकी गैंग का नारा है। इसमें से 300 के करीब जो शूटर हैं वो अकेले पंजाब से हैं और अनमोल बिश्नोई उनमें से एक माना जाता है जो बेहद ही करीब है लॉरेंस बिश्नोई के। ये भी बताते चले कि अनमोल बिश्नोई उर्फ इनको भानु भी माना जाता है जो कि कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। वो गायक राजनेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या में आरोपी है। 2023 में एजेंसी ने उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। एक रिपोर्ट के अनुसार यह भी आया कि वह फर्जी पासपोर्ट पर भारत से भाग गया और कथित तौर पर अपने ठिकाने बदलता रहता है। पिछले साल उसे केन्या और इस साल कनाडा में देखा गया। एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार यह भी बताया गया कि उस पर 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह जोधपुर जेल में सजा काट चुका है। उसे 7 अक्टूबर 2021 को जमानत पर रिहा किया गया था। अप्रैल 2024 में अभिनेता सलमान खान के आवास के बाहर गोलीबारी मामले की जांच भी कर रही थी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने वांछित आरोपी अनमोल बिश्नोई के खिलाफ गोलीबारी मामले में कथित संलिप्तता के लिए लुकआउट सर्कुलर नोटिस भी जारी किया था और घटना के बाद उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर गोलीबारी की जिम्मेदारी ली थी। यानी कि जो बेहद करीबी माना जाता है लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई अब मोस्ट वांटेड लिस्ट में जारी कर दिया गया है। 10 लाख का इनाम इसके ऊपर घोषित किया गया है। जो भी इसकी जानकारी देगा वो 10 लाख पाएगा। बड़ी खबर आपको इस वक्त की, यानी कि अब खतरा धीरे धीरे लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से भी मंडराने लगा। जो बेहद करीबी और जो जुर्म की दुनिया में अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे थे उसमें अनमोल बिश्नोई, रोहित गोदारा, गोडी बराड़, ये कुछ नाम ऐसे हैं जो लॉरेंस बिश्नोई के बेहद ही करीब माने जाते हैं। दाना की दस्तक। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि उड़ीसा के धामरा से टकरा गया है तूफान दाना। उड़ीसा के धामरा समेत कई इलाकों में तेज बारिश देखी जा रही है। 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से यह दाना तूफान उड़ीसा के तट से टकराया है। उड़ीसा और बंगाल के कई इलाकों में तेज बारिश है। उड़ीसा के बाद बंगाल की तरफ ये तूफान बढ़ेगा। उड़ीसा धामरा के अलावा केंद्रपाड़ा में भी तेज बारिश हो रही है। चक्रवात दाना के असर से तूफान और बारिश में केंद्रपाड़ा में तट पर बांधी गई जो 15 से ज्यादा नाव थी वो डूब गई। आपको जिस तरह तस्वीर दिखाई पड़ रही है, रात के समय में, शाम के समय में ये धामरा तट से ये टकराया था। 15 नाव को वहां पर बांध कर रखा गया था, लेकिन इतना तेज बहाव, क्योंकि 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये साइक्लोन जब आया तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से तबाही मचाया गया होगा। लेकिन उड़ीसा चाहे पश्चिम बंगाल की सरकार हो, उन्होंने कहा था कि एक भी जान को नुकसान नहीं होगा और इसी टारगेट पर वो चल रहे थे। इसीलिए पहले से बंदोबस्त सरकारों के द्वारा की गई थी, चाहे वो उड़ीसा के सीएम मांझी के द्वारा हो, चाहे वो ममता बनर्जी की सरकार क्यों ना हो। जो तटीय जहां से ये तूफान टकराने वाला था वहां के आसपास लोगों को, मछुआरों को पहले ही वहां से हटा दिया गया था। साइकिल दाना का जो प्रभाव है वो केंद्रापड़ा भितरकनिका के अंदर पूरी तरह दिखा गया है, क्योंकि रात भर यहाँ पर तेज हवा चलने के साथ अगर देखेंगे लंबे लंबे लहर वो भी आ गया जनबसती की तरफ से, और दूसरी तरफ हम देखेंगे तो हवा भी इतना जोर से चला कि वहां पर बहुत सारे नुकसान हुआ है। हम तस्वीर दिखाएंगे एक इलेक्ट्रिक पोल का जो जहां उखड़ गया है पूरी तरह। वो लोहे की जो एक पोल था वो पूरी तरह उखड़ के रास्ते पे पड़ गया है। इतना जोर से हवा कल रात में चल रहा था जिसका प्रभाव से वो इलेक्ट्रिक पोल है वो उखड़ गया है और पेड़ भी है
पेड़ भी ऐसे टूट गया है। आप देख के अनुमान लगा सकते हैं कि साइक्लोन का प्रभाव कितना जोर से यहाँ पर था और जहाँ लैंडफॉल हो रहा था, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा हवा चल रही थी। रात भर लगातार हवा चल रही थी, बारिश हो रहा था, उसके साथ जो समुद्र का लहरें वो भी बहुत जोर से चल रहा था, जिसके वजह से हम देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे नुकसान हुआ है। एक तरफ जो बोट है, जो फिशरमैन की बोट है, वो आप देख सकते हैं वो पूरी तरह उलट गया है, कुछ बोट टूट गया है और इसके साथ हम देखेंगे जो इलेक्ट्रिक पोल है वो भी उखड़ गया है और उसके साथ अब पेड़ देखेंगे वो भी टूट गया है। तो साइक्लोन का प्रभाव बहुत जोर से था, लेकिन हालांकि अभी थोड़ा थोड़ा हालात में सुधार हो रहा है, थोड़ा हवा कम रहा है और इसके साथ बारिश भी कम रहा है। लेकिन बारिश हो रहा है और हवा भी चल रहा है, लेकिन थोड़े कम हो रहा है। लेकिन कल रात भर लगातार हवा चलने की वजह से ये बहुत सारे नुकसान हुआ है। केंद्रापड़ा से कैमरा पटना मानस पटना के साथ सतीश सेनापति, न्यूज़ 18। और इस बीच उड़ीसा के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नजर है। प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से बात कर हालात की जानकारी ली। साथ ही पीएम मोदी ने उड़ीसा में चक्रवात दाना से निपटने की तैयारियों को लेकर सीएम मांझी से चर्चा भी की है। तो उधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम मांझी से बात की और उड़ीसा को मुश्किल हालात में हर संभव मदद का भरोसा दिया है। बता दें कि जो दाना तूफान है, तटीय जो इलाके हैं, चाहे उड़ीसा हो चाहे पश्चिम बंगाल हो, वहां में आने वाले स्कूलों को 25 अक्टूबर तक यानी आज तक बंद भी किया गया है। गृह मंत्रालय की सीधी नजर है। प्रधानमंत्री सीधे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में अपनी नजर बनाए हुए हैं और सरकार को हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन भी किया है, भरोसा भी दिलाया है। और उधर पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां पर भी तूफान दाना की वजह से 1.5 लाख लोगों को तूफान प्रभावित इलाकों से निकाला गया है, जबकि 83,000 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। सीएम ममता बनर्जी भी हालात पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। सीएम ममता बनर्जी ने भी रात भर कंट्रोल रूम में रहकर हालात का जायजा लिया और अफसरों को लोगों की मदद के लिए उचित दिशा निर्देश भी दिए। वहीं तूफान की वजह से कोलकाता एयरपोर्ट की करीब 300 उड़ानों पर असर पड़ा है और इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय भी पूरे हालात की निगरानी कर रहा है। गृह मंत्रालय की ओर से तूफान प्रभावित राज्यों में एनडीआरएफ की 56 कंपनियां भेजी गई हैं। और अब खबर सीधे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। अजीत पवार गुट ने जिशान सिद्दीकी को बांद्रा ईस्ट से चुनावी मैदान में उतारा है, तो पूर्व मंत्री नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को अणुशक्ति नगर से टिकट दिया गया। जिशान आज ही यानी कि एनसीपी अजीत पवार की गुट में शामिल हुए थे और जिशान मुंबई की बांद्रा ईस्ट सीट से 2019 में भी चुनाव जीते हैं। जिशान सिद्दीकी बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं और जिशान सिद्दीकी के ऑफिस से ही, अपने बेटे के ऑफिस से ही बाबा सिद्दीकी निकल रहे थे, तभी उनका शूट आउट हुआ था, जिनकी हत्या हाल ही में गोली मारकर की गई थी और जो पहले ही अजीत पवार गुट में शामिल हो चुके थे। अब बेटे ने भी अजीत पवार गुट का दामन थाम लिया है और उनको टिकट मिल चुका है। हालांकि अभी भी आपको बता दें कि ये विधायक हैं जिशान सिद्दीकी। हालांकि कांग्रेस ने विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के आरोप में पहले ही जिशान को पार्टी से निलंबित कर दिया था और अब इन्होंने अजीत पवार गुट का दामन थाम लिया। तस्वीर भी आप देख रहे हैं जिशान सिद्दीकी की एनसीपी का दामन थामते हुए एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। 2019 में पहले ही चुनावी मैदान पे थे और वहां से जीत हासिल की थी, लेकिन क्रॉस वोटिंग के चक्कर में इनके ऊपर आरोप लगा था और कांग्रेस ने इनको पहले ही पार्टी से निलंबित कर दिया था। अब कांग्रेस का दामन छोड़कर एनसीपी गुट में आ चुके हैं, चुनावी मैदान में इस बार है। देखना होगा कि क्या इस बार जीत हासिल हो पाती है, क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद से ये मान सकते हैं कि ये सीट सिंपैथी का सीट हो सकती है, तो इस तरह देखना होगा। हालांकि इन्होंने अब एनसीपी का दामन थाम लिया है, यानी अजीत पवार गुट का। और इधर जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ है। जी हां, इसमें 2 जवान शहीद हो गए हैं, वहीं 2 पोर्टर के भी मारे जाने की खबर है। इस आतंकी हमले में 3 जवान जख्मी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक सेना की गाड़ी बोट पाथरी से आ रही थी, जो कि एलओसी से करीब 5 किलोमीटर दूर थी, तभी आतंकवादियों ने हमला कर दिया। हमले के बाद आतंकी वहां से भाग भी निकले, लेकिन
धरपकड़ के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। खास बात इसमें यह है कि गुलमर्ग और बूटा पाथरी जैसे ऊपरी इलाकों में पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। 20 अक्टूबर को गांदरबल में आतंकी हमले में 7 लोगों की जान गई थी। एक बार फिर से आतंकी हमले में 2 जवान शहीद हुए हैं, 3 लोग घायल हुए हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। पूरे इलाके की जवानों के द्वारा घेराबंदी कर ली गई है। तो आतंकियों ने एलओसी के पास सेना की गाड़ी पर हमला किया है। एक बार फिर से आत्मघाती हमला आतंकवादियों के द्वारा किया गया है। अब इनको ये सूचना कैसे मिली, हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि जहां पर यह हमला हुआ वहां से एलओसी से 5 किलोमीटर दूर पर यह बताया जाता है पहाड़ी रेंज है वो, वहां पर जो पर्यटक है वहां पर उनकी भीड़ लगी रहती है। तो एक ये भी जो कंसर्न पॉइंट है सबसे ज्यादा यही है। फिलहाल पूरे इलाके को घेराबंदी कर ली गई है। सर्च ऑपरेशन लगातार वहां पर चलाया जा रहा है। 3 जवान घायल हुए हैं जिनको हॉस्पिटल में फौरन भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बहुत ही कंडेमनेबल बात है, इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और बहुत ही दर्दनाक है, खतरनाक है। जिस तरह के आतंकवादियों के मंसूबे हैं इनको नाकाम करना पड़ेगा और हम केंद्र सरकार और यूटी की सरकार को कहेंगे कि इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी जो है और बने। हमारी फोर्सेस जो है वो डट के लड़ रही हैं, लेकिन इस तरह के हमले एक शरारत है। ये बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना के जांबाज वीरों का आमना सामना तो कर नहीं सकते। रात के अंधेरे में छिपकर इन कायर आतंकवादियों ने सेना के वाहन को निशाना बनाया है। इस सारे क्षेत्र में सेना और पुलिस ने घेराबंदी की है। सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इन आतंकवादियों को इनके गुनाहों की, इनके पापों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और इधर इनके चैलेंज दिए जा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज यमुना में डुबकी भी लगाई, जिसके बाद से उनकी तबीयत खराब हो गई। यमुना के इस प्रदूषण पर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, तो आम आदमी पार्टी के नेता प्रदूषण का ठीकरा हरियाणा पर फोड़ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में प्रदूषण पर सियासत जारी है। झाग झाग यमुना नदी में छठ की पूजा कैसे होगी, ये पूछा जा रहा है। इस बीच आज दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यमुना में डुबकी लगाई और डुबकी लगाने के बाद उनकी तबीयत भी खराब हो गई। अंदाजा लगाया जा सकता है कि यमुना का पानी कितना जहरीला हो गया है। बीजेपी का कहना है कि ये डुबकी यमुना को लंदन के टेम्स की तरह साफ करने का अरविंद केजरीवाल का वादा याद दिलाने के लिए थी। कल बीजेपी ने केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी को भी यमुना में डुबकी लगाने का चैलेंज दिया था और आज खुद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने जहरीले पानी में डुबकी लगाई। हालांकि दिल्ली सरकार ने यमुना में प्रदूषण के लिए हरियाणा पर ठीकरा फोड़ा है। मैं तो माँ यमुना को आया था कि देखने के लिए कि हम शर्मिंदा हैं माँ, तुम्हारी ये हालत है, क्योंकि दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल ने तुम्हें लूटने का काम किया, ठगने का काम किया, सफाई के नाम पे करोड़ों रुपए खाने का काम किया। और मुझे चिंता है कि 10 दिन बाद जो पूर्वांचल का त्योहार होना है, मेरी माताएं बहनें इस गंदे पानी में कैसे जाएंगी, वो अरविंद केजरीवाल को दिखाना जरूरी है, क्योंकि ये पानी हाथ लगाने लायक भी नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल, तुमने दिल्ली को धोखा दिया, माँ यमुना तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। बहुत गलत बात की वीरेंद्र सचदेवा जी ने कि यमुना से तो माफी मांगी मगर गंगा से नहीं मांगी। जहां लाखों करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने खर्च कर दिए और कहा गया था कि गंगा को साफ करेंगे, वो गंगा आज भी उतनी मैली है। वो अगर वीरेंद्र सचदेवा जी सही में इसके लिए जो है सीरियस हैं, तो वो हरियाणा सरकार से बात करें और जो पानीपत और सोनीपत से जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है उसको बंद कराएं। 1994 से ही यमुना की सफाई की कोशिशें हो रही हैं। 2015 में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि केंद्र और डीडीए का सहयोग मिला तो यमुना को टेम्स नदी की तरह साफ कर देंगे।
लेकिन जिस यमुना की लोग देवी मानकर पूजा करते हैं, उसकी सफाई की कोशिशें गंदे नाले बहाकर ले जा रहे हैं। केजरीवाल ने 2020 में वादा भी किया था कि वो 2025 में होने वाले चुनाव से पहले यमुना में डुबकी लगाएंगे। अच्छा, आप में से कितने लोग गंगा नहा के आए हुए हो? काफी लोग गए हैं यहाँ पे। अब आपको यमुना में जरूर नहलाऊंगा मैं। 5 साल अगले चुनाव के पहले मैं भी आपके साथ चलूंगा, यमुना में डुबकी लगा के आएंगे। इतनी साफ कर देंगे यमुना। यमुना का पानी जहरीला होता जा रहा है, लेकिन नदी की सफाई के नाम पर सिर्फ वादे किए जाते रहे हैं, सिर्फ सियासत होती रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 3,500 मिलियन लीटर से ज्यादा सीवेज यमुना नदी में बहाया जाता है। दिल्ली में यमुना के पानी में फिर झाग है। यमुना नदी में डुबकी लगाने पर तबीयत खराब हो रही है। प्रदूषण पर फिर सियासत भी है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बीजेपी नदी में डुबकी लगाने की चुनौती दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और राजकीय आयुर्वेद औषधालय में आरोग्य सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत शुक्रवार को तीसरे दिन महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर वृंदा ने महिलाओं को उनकी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। वहीं महिलाओं ने आरोग्य सप्ताह में भाग लिया। डॉक्टर वृंदा ने बताया कि डिलीवरी के दौरान महिलाओं को अपनी देखरेख करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद के जरिए महिलाएं अपने आप को बेहतर ट्रीट कर सकती हैं। न्यूट्रिशन डाइट फॉलो करने चाहिए। महिलाओं के जीवन के हर फेज के लिए आयुर्वेद के पास बहुत ही सुंदर जानकारी और चिकित्सा दोनों है। जब लड़की किशोरावस्था में होती है तो रक्ताल्पता एक ऐसा विषय है जो अधिकतर महिलाएं एनीमिया से ग्रसित होती हैं और आइडियल जो 12 से 14 हीमोग्लोबिन जो बताया वो नहीं मिलता है। तो उसके लिए उनको जागरूकता बताना है कि आप अपनी डाइट को अच्छा रखिए और रेगुलर बेसिस पे हेल्दी फूड खाना चाहिए। कभी कभी बीच में बदलाव अच्छी बात है, लेकिन हेल्दी फूड हमारा एक चॉइस होना चाहिए। और चलिए इसी के साथ ही बिग ब्रेकिंग में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और आगे देखिए 100 गांव 100 खबर।